हेलो एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। हमने मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों को कवर किया था। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे कैसे लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, पक्का। तो लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को या फिर बोले लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर। ठीक है ना, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज नोन एज वेपोराइजेशन। वेपर के फॉर्मेशन को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब ये दो फॉर्म में होता है, पहला होता है बॉइलिंग और दूसरा होता है इवेपोरेशन। ठीक है ना, तो पहले हम बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। तो जब लिक्विड हीट करने पे वेपर्स में कन्वर्ट होता है हम बोलते हैं उसको बॉइलिंग। ठीक है ना, तो जैसे मेल्टिंग थी वैसे ही बॉइलिंग क्या है, ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है, जिसको हम बोलते हैं उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो इसके लिए भी जब इसको भी डिफाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे भी प्रेशर बताना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर प्रेशर हो तब हम डिफाइन करते हैं। तो फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड किस टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो आइए, ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। हमने बात की थी कि जो भी फेज चेंज होगा उस समय क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो बॉइलिंग भी क्या है, एक फेज चेंज है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाने के लिए यूज़ होगी, यानी कि उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना। अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बल्क फिनोमेना का मतलब क्या होता है। बल्क फिनोमेना का मतलब होता है कि लिक्विड के हर हिस्से से जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी कि आप इसमें अगर डायग्राम सही से देखेंगे तो मैंने इसमें दिखाया कि हर जगह भी ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि लिक्विड के हर पार्ट से बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे से यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विड का पार्टिकल था, लेकिन जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब लिक्विड का छोटा सा ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या बनाता है, वो एक बबल बनाता है। इसीलिए जब आपने देखा होगा लिक्विड बॉयल होता है तो वहाँ पे कई सारे बबल्स बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो उसमें बबल्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व्ड एयर की वजह से होते हैं, जो कि गलत है। जो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं और बबल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखना, जो बबल्स बनते हैं लिक्विड के बॉइलिंग के टाइम पे वो होते हैं उसके वेपर्स के। वाटर के केस में बात करें तो वो होता है स्टीम। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, लिक्विड के हर हिस्से से वेपर बन रहे होते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए हमको हर हिस्से से बबल्स जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना, मतलब हर पार्ट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन दी एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे मेल्टिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता था वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है ना, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटेगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। से वाटर का हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम उसको एवरेस्ट ले जाएंगे और हम एक ओपन वेसल में उसको हीट करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे वाटर 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करना शुरू कर जाए। ठीक है ना, क्योंकि एवरेस्ट के उधर क्या है, पीक पे एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है ना, वहीं अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो लिक्विड होता है उसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर बिल्ड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है जिसके चलते क्या होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अभी हम
लिक्विड को 100 से ऊपर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब वो बॉयल होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर की वजह से पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि उसमें जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर हम ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है ना। 100 डिग्री पे खाना पकाएं और 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे खाना पकाएं तो जल्दी कब पकेगा, जब टेम्परेचर वाटर का 105 होगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि अब हम वाटर को और हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ओपन वेसल में वाटर को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। बट प्रेशर कुकर में उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरा बात क्या है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ें ईजिली वेपर में कन्वर्ट ना हो। जनरली सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को मिलाएंगे तो दूसरी चीज़ उसमें इम्प्योरिटी तरीके बिहेव करेगी। ऐसा नहीं कि सॉल्ट इम्प्योरिटी है, लेकिन सॉल्ट को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हम साइंस के टर्म में उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता है या फिर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो हम उसको, जिस प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखते हैं कि आप कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपराइज करता है किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है ना। उस समय वाटर का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। हमें अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके सबके पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी सेम नहीं होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम होती है जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनमें किसी की एनर्जी कम होती है और किसी की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमेशा लिक्विड में कुछ ऐसे पार्टिकल ज़रूर होते हैं जिनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो उनको लिक्विड के अंदर होल्ड करके रखा है, ठीक है ना। तो अगर उनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी है तो वो वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे और चले जाएंगे इवन इफ टेम्परेचर इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन पार्टिकल्स के पास एनर्जी सफिशिएंट है या फिर एनर्जी इतनी है कि वो एस्केप कर सकें, वो कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, लिक्विड से बाहर जाते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड के रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इंडिया से सारे अमीर अमीर लोग बाहर चले जाएंगे तो इंडिया में जो एवरेज किसी के पास पैसा है या फिर एवरेज इनकम है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। वैसे ही अगर सॉलिड के पार्ट जो लिक्विड हैं उनमें सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे तो जो बचे रहेंगे उनके पास एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर एवरेज एनर्जी किसका मेजर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी का मेजर होता है। तो अगर एवरेज एनर्जी घट गई यानी कि उसका टेम्परेचर घट जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन होगा, जो पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी वाले हैं वो बाहर चले जाएंगे, जो बचेंगे उनके पास एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी अगर कम होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाँ कि ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी वो ये है कि सिर्फ वही पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं जो कि सरफेस पे हैं और जिनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी है। कुछ पार्टिकल हैं जिनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन वो सरफेस पे नहीं है, तो भी वो एस्केप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स हैं जो एस्केप कर सकते हैं। अंदर के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा भी होगी तो भी वो एस्केप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना, और बॉइलिंग को बोलते हैं बल्क फिनोमेना, क्योंकि उसमें हर जगह से पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही वेपर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर। तो लिक्विड का कितना टेम्परेचर है इस बात पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा लिक्विड का टेम्परेचर होगा या फिर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है,
लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है का मतलब क्या है, ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर ज़्यादा ऐसे पार्टिकल होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है एस्केप करने के लिए, ठीक है ना। तो हायर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मोर पार्टिकल्स विल हैव एनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी एस्केप करने जितनी, ठीक है ना। दूसरा बात होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। हमने बताया है कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही एस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने रेड से उन पार्टिकल्स को डिनोट किया है जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है कि वो एस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हैं जो एस्केप कर पाएंगे क्योंकि वो सरफेस पे हैं। ये पार्टिकल्स इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, निकलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी नहीं एस्केप कर पाएंगे, रीजन कि वो सरफेस पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इन्हीं पार्टिकल्स को स्प्रेड कर देंगे यानी कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो अभी क्या होगा, ये चारों पार्टिकल्स यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरफेस एरिया कम थी, यहाँ पे सिर्फ इतनी सरफेस एरिया थी जहाँ से पार्टिकल एस्केप कर सकते थे, और यहाँ पे इस पूरी एरिया से पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है या फिर एनफ एनर्जी है। तो रेट ऑफ एवापोरेशन किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसको रख दीजिए तो उसमें भी एवापोरेशन होगा, बट वो बहुत ही स्लो होगा। आप एक फिर उसके बाद कटोरी के पानी को ज़मीन पे फैला दीजिए, देखेंगे 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कटोरी का पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो जब कटोरी में होता है तो क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया बहुत कम होती है जहाँ से पार्टिकल्स भाग सकते हैं, लेकिन जब हम उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं तो क्या होता है, अचानक से लिक्विड काफ़ी सारे एरिया में फैल जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए पार्टिकल्स जल्दी जल्दी वहाँ से एस्केप करते हैं। तो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही तेज होगा, ठीक है ना, या फिर ज़्यादा होगा। अब हमने पढ़ा था कि वो कूलिंग करता है, तो कैसे कूलिंग करता है, जैसे एक अर्दन पॉट होता है जिसको हम मटका बोलते हैं, तो क्या होता है वो मिट्टी का बना होता है, तो उसमें क्या होते हैं हमेशा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होता है वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन ड्रॉपलेट्स को रिप्रेजेंट किया है छोटे छोटा, ठीक है ना। तो जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हैं वो अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी ले लेके क्या करेंगे, एस्केप भी हो जाएंगे। पहले जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी वो एस्केप करेंगे, फिर जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी लेके भी वो एस्केप करेंगे। लोग बोलते हैं कि सराउंडिंग से भी पार्टिकल लेते हैं, ठीक है ना, तो सही बोलते हैं। सराउंडिंग के जो एयर है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब एयर के पार्टिकल यहाँ पे वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो वो अपनी एनर्जी वाटर के पार्टिकल को दे देंगे, जिससे वाटर के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, वाटर के पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी एस्केप करने के लिए। तो जो इवेपोरेट होते हैं वो लिक्विड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है वो बाहर निकल जाते हैं, तो बचा हुआ पार्ट लिक्विड है उनके पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए मटके में पानी जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और फैक्टर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एक मेजर है, ये बताता है कि भाई एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। हम बोलेंगे अगर ज़्यादा ह्यूमिड है इसका मतलब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या, जैसे ये मान लो हमारे पास एक लिक्विड था, ठीक है ना, जो रेड पार्टिकल्स हैं वो इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एयर में पहले से ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो कंटिन्यूसली क्या मूव करते रहते हैं और वो वापस लिक्विड में भी आते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो वापस कंडेंस होके लिक्विड में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर एयर में ऑलरेडी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास एनर्जी है पहले से ही, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स के जाने की रेट होती है
ठीक है ना, और वापस जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, इन दोनों में ऐसा रिजल्टेंट आता है कि नेट कम हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे, अगर यहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे तो यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे होंगे वो वहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे तो वापस आने वालों की भी चांसेस बढ़ते जाएंगे, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। अब अगर लिक्विड के सरफेस के ऊपर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा घर पे जनरली फर्श को धोने के या साफ़ करने के बाद क्या करते हैं, हम फ़ैन को ऑन कर देते हैं। फ़ैन को ऑन क्यों करते हैं, ताकि जल्दी से पानी सूख जाए, ठीक है ना। कॉमन मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जब एयर मूव करती है तो जो पार्टिकल्स हैं वेपर फॉर्म में वो सरफेस से तुरंत एस्केप हो जाए। जैसे अगर हम बात करें कि एयर चली तो क्या हुआ, ये सारे पार्टिकल्स को वो अपने साथ कैरी अवे कर ले जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेपर के पार्टिकल होंगे वो बहुत ही कम बचेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल्स जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओके, और अब जो है हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर क्या है, या फिर बोलें कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी पार्टिकल्स को एस्केप करने के लिए, ठीक है ना। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि उनको एस्केप करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जिन जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर हम बोलें कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इथेनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल है, उसका है होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे कोई पूछे बताओ किसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंसेस की। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है जिसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे भी होता है, यानी कि जब तक लिक्विड है किसी भी टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट कर सकता है। अब बॉइलिंग के लिए हमको कंटिन्यूसली हीट करना पड़ता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इससे कूलिंग होती है। तो बॉइलिंग डजंट कॉज कूलिंग ऑफ रिमेनिंग लिक्विड, तो जो बचता है लिक्विड उसकी कूलिंग नहीं होती है, हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं इसलिए। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली बाहर जाते रहते हैं, तो बचे वाले पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, जिससे उनका टेम्परेचर कम रहता है। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर कम होता है यानी कि लिक्विड ठंडा होता है, तो जो बचा हुआ लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम होता है यानी कि वो ठंडा होता है। ये बल्क फिनोमेना है, मतलब हर पार्ट से वेपर फॉर्म होते हैं। ये सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ वही पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं जो कि सरफेस पे हैं और जिनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी है। कांस्टेंट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, बॉइलिंग के लिए हमें कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा, लेकिन इवेपोरेशन के लिए हमको हीट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, अपने आप से होता है। अब जैसे मेल्टिंग का उल्टा क्या था, फ्रीजिंग था, वैसे ही वेपोराइजेशन का अपोजिट क्या है, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस या फिर वेपर्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है ना। तो हमें बॉइलिंग के लिए या वेपोराइजेशन के लिए हीट देनी पड़ती थी, तो हम कंडेंसेशन के लिए बोलेंगे कि कूल करना पड़ेगा। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, ओके। और वेपोराइजेशन, व्हेन द वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय देम इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि जितनी एनर्जी हमने उसको वेपोराइज करने के लिए दी थी उतनी ही एनर्जी वो वापस करेगा जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना होता है वही कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। जैसे हमने बोला जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है, ओके। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड मतलब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, या फिर कोई भी गैस डायरेक्टली
सॉलिड में कन्वर्ट होती है, यानी कि बीच में लिक्विड फेस में कन्वर्ट नहीं होती है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी दोनों को ही हम चाहे सॉलिड से गैस बोलें या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बोलें, दोनों को ही हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं मतलब, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी लोग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होने को इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, तो सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी लेगा, और गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है ना। चेंजिंग ऑफ वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, उनमें कुछ फेमस हैं जो जिनकी हम बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रेसिन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? सिंपल सा कॉमन सा लॉजिक है, अगर आप बर्फ़ को हाथ में पकड़ते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ मेल्ट करती है, लिक्विड वाटर फॉर्म करती है और आपका हाथ गीला हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ड्राई आइस के टुकड़े को हाथ में पकड़ेंगे तो आइस, जो ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होती, और हम गीले लिक्विड से होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्योंकि आइस की तरीके दिखती है, ड्राई क्योंकि हमारे हाथ को गीला नहीं करती है। ओके, तो इतना ही आज के लिए। ओके।